My screen is visible to you guys? Yes, ma'am. Yes. मैम Can anyone tell me कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं और कितने टाइप के ब्लॉग्स हो सकते हैं? नो आइडिया। जरा भी नॉलेज नहीं है किसी को इस बारे में। बस इतना पता है कि ब्लॉग लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। हम्म। ऐसे तो जनरली कोई इसका रूल नहीं है, तो हमको नहीं पता ठीक से। ओके। और किसी को कुछ? एनीवन एल्स? नो मैम, नहीं पता। नहीं, नो आइडिया। ओके। मैं आपको आज बताऊंगी कि कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग नंबर 1, हाउ टू। हैव यू हर्ड अबाउट? विकी हाउ में जो ब्लॉग, विकी हाउ के फॉर्मेट में जो आते हैं। जैसे विकी हाउ पे काफी कुछ लिखा होता है कि हाउ टू, जो भी है मतलब डू योर सेल्फ वगैरह वगैरह टिप्स दिए होते हैं उस टाइप में। नो। इन हाउ टू ब्लॉग पोस्ट, the blogger explains the steps the reader needs to take the complete task. Like जैसे रेसिपी ब्लॉग पढ़ा है? रेसिपी ब्लॉग जानते हैं कोई? रेसिपी। रेसिपी रेसिपी। जैसे, या रेसिपी रेसिपी ब्लॉग्स वो होते हैं ना, जैसे कि हमें कुछ खाना बनाना अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मैंने हम पढ़ा है। उसे वीडियो में ना देख के, हम उसे ब्लॉग्स में पढ़ रहे हैं कि हम स्टेप बाय या स्टेप फॉलो करते हैं। या फिर आप, या तो फिर आपने ये भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो लोग वीडियोस रील्स शेयर करते हैं खाना बनाने का, उसका स्टेप्स जो डालते हैं वो कैप्शन में डाल देते हैं ना कि इन कैप्शन, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन ना, स्टेप। डिस्क्रिप्शन या कुछ। या हाँ, तो हाउ टू जो होता है ना ब्लॉग पोस्ट का टाइप, उसमें हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेसिपी ब्लॉग, कि जिसमें हम स्टेप्स बताते हैं, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू स्टार्ट दिस वर्क, हाउ टू हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जिसको स्टेप बाय स्टेप जो ब्लॉग्स लिखते हैं उनको बोलते हैं हाउ टू ब्लॉग्स। ओके। यस मैम। ओके मैम। मैम वही तो बोला आपको भी स्टार्टिंग में। हाँ तो आप बुरा मान गए क्या सबसे? अरे नहीं नहीं, आपने नो बोल दिया ना, इसलिए मुझे लगा कि गलत होगा, क्या पता मेरा। नहीं नहीं नहीं, हाउ टू आपने आपने गूगल के लिए, विकी के लिए बोला, ये विकी विकी के लिए हाउ, नहीं है। नहीं विकी हाउ में है ना, जैसे ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करते हैं। हाँ, बट आपने वो स्टेप बाय स्टेप वाली चीजें नहीं यूज की ना, तो आई गॉट कंफ्यूज। पार्डन। फिर इट्स ओके। सेकेंड वन इज लिस्ट बेस्ड। लिस्ट बेस्ड किसे पता है? लिस्ट बेस्ड किसे पता है? नहीं, किसी को नहीं? नो आइडिया। ओके, लिस्ट बेस्ड जो ब्लॉग्स होते हैं उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, लिस्टिकल। नो। ओके। अगर आपको थोड़ा ब्यूटीफुली अगर किसी को बताना है, किसी को वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है कि आप किस टाइप के ब्लॉग लिखते हो लिस्ट बेस्ड, तो आप उनको बोल सकते हो आई यूज टू राइट लिस्टिकल। ओके। लिस्ट बेस्ड जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें उसके एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, कोई एक शहर जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जानते कि वहाँ पे क्या अच्छी जगह है, मॉन्यूमेंट्स क्या है घूमने की, या सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस क्या है, तो वहाँ पे ऐसे लिस्ट प्रोवाइड होती है ना, टॉप 10 बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन आगरा, टॉप 10 बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन मुंबई और समवेयर एल्स। ठीक है, उसे बोलते हैं लिस्ट बेस्ड, जहाँ पे हम 1 to 10 और 1 to 20 काउंटिंग के साथ लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम उन्हें उसके हिसाब से, मतलब शहर के हिसाब से या किसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन्हें लिस्ट में नंबर्स देते हैं। लाइक जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है हम उसे 1, और फिर उसके नीचे 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 जाते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसे बोलते हैं लिस्ट बेस्ड। आपको पता था? ये किसी को पता था? नो मैम।
मैम ये वाले आर्टिकल्स देखे तो हैं लेकिन फॉर्मेट नहीं पता एग्जैक्टली। ये फॉर्मेट होता है। हाँ, रिमेम्बर दिस वर्ड लिस्टिकल। ओके, न्यूज आर्टिकल, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। ये तो कोई भी जैसे टॉपिक चल रहा है हाँ मीडिया न्यूज़ में आर्टिकल, उसमें न्यूज़ तो आर्टिकल तो हाँ वही तो सेम परफेक्ट। तो। न्यूज आर्टिकल, हाँ, न्यूज आर्टिकल ब्लॉग्स वो होते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं इनसाइट्स, स्पेक्यूलेशन होते हैं, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं। वी कॉल देम न्यूज आर्टिकल ब्लॉग्स। ओके, ओके। इंटरव्यू ब्लॉग्स भी इट्स वेरी कॉमन। जैसे किसी एक बंदे का, कोई फेमस पर्सनालिटी का, या किसी भी एक कोई भी एक इंसान का, अगर हमें उसकी इंटरव्यू पब्लिश करनी है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग, तो हम उसे इंटरव्यू ब्लॉग्स बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हम उनकी चीजों को बताते हैं कि वो एग्जैक्टली करते क्या है, कैसे करते हैं चीजों को, उनके बैकग्राउंड, उनकी इंफॉर्मेशन, उन इंटरव्यू में उनके वर्क रिलेटेड हम सारी चीजें डालते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरव्यू ब्लॉग। ओके, एंड ओके। व्हाट इज रिव्यू ब्लॉग? ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, ये कोई भी मुझे बता सकता है, ये सारे बहुत बेसिक टर्म्स है। इनका रिव्यू फॉर्मेट ब्लॉग में तो सबने थोड़ा पढ़ा है, ये फॉर्मेट सबने देखा है, सबने, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं होगा जिसने ब्लॉग्स नहीं पढ़े होंगे, या किसी ने वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च नहीं किया होगा। सबने ये सारी चीजें देखी, बस टर्म्स नहीं पता। सो आई जस्ट वांट यू टू नो द टर्म्स, एग्जैक्ट टर्म्स, यू बिफोर यूजिंग, बिफोर रीडिंग एनी ब्लॉग, or before posting any blog, I just want you guys to know the terms. So what is the ओके। review blog? किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू डालना, जैसे, Perfect. हाँ, जैसे कोई हेडफोन Example. हो गया, आपने कोई हेडफोन खरीदा तो Hmm. आप उसकी साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी वगैरह वगैरह छोटा सा रिव्यू डाल दो उसके लिए, तो वो रिव्यू ब्लॉग में आ जाएगा। Okay, perfect, perfect. अभी अभी मैं चाहूंगी ना, सिम्पसन नहीं बोलेंगे और कोई बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, क्योंकि सिम्पसन मुझे हर में जवाब देते हैं और मुझे पता है उनके पास जवाब नहीं भी रहता, अगर गलत भी रहता है तो वो जरूर बोलते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वाले में, अगर मैं नेक्स्ट यस। पूछूंगी तो आई वांट आंसर फ्रॉम अदर पीपल आल्सो। तो रिव्यू ब्लॉग्स, हमारे टैलेंटेड सिम्सन ने बता दिया रिव्यू ब्लॉग्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया। एंड लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन, पर्सनल ब्लॉग्स। पर्सनल ब्लॉग्स क्या होते हैं? पर्सनल ब्लॉग मतलब टूर करना खुद के बारे में, मतलब जैसे कि टूरिज्म, हम लोग ट्रैकिंग में जा रहे हैं या कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़, और खुद के ऊपर वीडियो बनाना और खुद के ऊपर आर्टिकल लिखना कि ये प्लेसेस में जा सकते हो, वो प्लेसेस में जा सकते हो, यस। अब मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, वो ब्ला ब्ला ब्ला। इसके हम जो ब्लॉग टर्म्स होते हैं ना, वो इस तरह यूज करते हैं हम। पर्सनल ब्लॉग्स में लिख सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल थॉट्स, पर्सनल ओपिनियंस, और हमने क्या क्या चीजें की, लाइक अभी बताया निखिल ने। तो ये पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, और उनको पब्लिश करने में हमें कंटेंट इस तरह, ये किसका है, म्यूट प्लीज, म्यूटेड। पर्सनल ब्लॉग्स में ना हम एक बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, अपना पर्सनल कनेक्शन विद द रीडर। ठीक है, जो पर्सनल ब्लॉग का मेन पर्पस होता है वो है रिलेशनशिप बनाना, एक कनेक्शन बनाना बिटवीन रीडर एंड द पर्सन हु इज राइटिंग द ब्लॉग। ओके, इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड सिंपल टर्म्स, वेरी सिंपल टर्म्स, सो दैट अगर जैसे कभी होता है ना कि हमें छोटे बच्चों को स्कूल में मिलता है कि अगर हमें इस चीज के बारे में लिखना है तो बच्चे गूगल करते हैं, और वो सबसे इजी वाला चूज करते हैं, क्यों? वो कॉपी पेस्ट करने के लिए, क्यों? ताकि वो खुद भी समझ पाए और टीचर को भी समझा पाए। तो अगर हम पर्सनल ब्लॉग्स लिख रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट्स, ओपिनियंस अगर शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज राइट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। गॉट इट? यस। Okay.
Next one is explainer. Who will tell me? किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, मतलब प्रोडक्ट और थिंग्स को लेके कि कैसे यूज करते हैं। मतलब अभी सपोज आपका लैपटॉप खराब हो चुका है, तो उसको करेक्शन करने के लिए ये यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये होगा, ये ऐसे जाओगे तो ये होगा, लास्ट को एट द एंड आपका सोल्यूशन मिल जाता है उसके ऊपर। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। In this type of blog post, you have to explain the social and economic trends. जो इकोनॉमिकल सोशल ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, या तो कुछ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स चल रहे हैं, उनके ऊपर लिखने को बोलते हैं एक्सप्लेनर ब्लॉग। और फिर उसके बाद ये जो निखिल ने बताया थिंक, या सिमसन ने बताया, बता। हाँ निखिल निखिल ने बताया। तो ये एक्सप्लेनर पोस्ट ब्लॉग जो होते हैं ना, ये आपने बोला, ये वे जो बोला ना, ये ठीक था, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें ये भी आती है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, है ना, वे लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको एलैबोरेट करते हैं, डेप्थ में ले जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनर पोस्ट। लेकिन ज्यादातर लोग जो एक्सप्लेनर जो ब्लॉग्स होते हैं, उनको लोग लिखते हैं सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के फॉर्म में, कि जो अभी सोशली या इकोनॉमिकली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, या कोई इवेंट चल रहा है, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप पब्लिश करते हो ब्लॉग्स, तो उसको एक्सप्लेनर ब्लॉग्स बोलते हैं। और जो निखिल ने बोला वो भी करेक्ट है। ओके, एंड एथ वन इज इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड नो आइडिया। एनीवन एल्स? किसी No, ma'am. इमेज के No टॉपिक idea. के ऊपर बोलना। क्या जैसे बोला कि निखिल? किसी इमेज के टॉपिक पे बोलना, जैसे कि एग्जैक्टली। इमेज किसी बेस्ड पेंट के ऊपर। मतलब एक इमेज डाल के उसके ऊपर आर्टिकल लिखना क्या? हाँ, इमेज बेस्ड। हमें इमेज बेस्ड जो ब्लॉग्स होते हैं ना, वहाँ पे एक हमें इमेज पब्लिश करनी होती है, दिखाने के लिए कि हाँ, हम किसके बारे में एग्जैक्टली लिख रहे हैं, हम किसके बारे में एलैबोरेट कर रहे हैं, किसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि हाँ ये कौन है, या किसी इवेंट के बारे में भी अगर हम उसमें लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो हमें वहाँ पे उसकी पिक्चर लगानी पड़ेगी, तो वो होती है इमेज बेस्ड ब्लॉग्स। आजकल ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि इमेजेस पे भी एसईओ रैंक करना बहुत ज्यादा वर्दी होता है, वो वेबसाइट को बहुत बूस्ट देती है। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? आई डोंट थिंक सो इसमें होगी। No, ma'am. No problem. हाँ, these are very basic simple terms. तो अच्छा, just tell me again, लिस्ट बेस्ड को हम और किस नेम से जानते हैं? Listicles. What? Who answer? सिम्पसन? हेलो, Who? नहीं। किसने आंसर किया? यस आई थिंक। यश ने। ओह, ओके, हेलो परफेक्ट। मैम। यस राजेश, हेलो, या you could you are please explain the interview? I just joined. you are I not can audible. understand what. Hello, You are not hello, audible, Rajesh. hello. Yeah, Am I audible? yeah, you are audible. I take what is the interview blog again? Interview blog. Yeah, I saw that there is another option. Yeah, number 4. ओके, और सारे समझ में आ गए? I think I got all of those, but I cannot understand what is the interview blog. इंटरव्यू ब्लॉग्स आर दोज ब्लॉग्स जिसमें कि हम किसी के बारे में लिखते हैं, उनकी इंटरव्यू को पब्लिश करते हैं, उनकी वर्क से रिलेटेड, उनकी बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजों को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, किसी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में या किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर हम लिखते हैं, उनकी इंटरव्यू ब्लॉग्स लिखते हैं उनके बारे में, तो वो होते हैं इंटरव्यू ब्लॉग्स, जिसमें कि हम उनके बैकग्राउंड
उनकी हिस्ट्री, उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट की चीजें पब्लिश करते हैं, उनके वर्क से रिलेटेड। ओके, ये बायोग्राफी टाइप का हो गया ना। हाँ, काइंड ऑफ। हम्म, तो ये आर्ट 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 की तरह का ब्लॉग है या फिर और है? देखिए मेरे हिसाब से तो 8 है, 8 तरह के हैं। आगे और अगर मैं रिसर्च करती हूँ तो आई विल लेट यू नो। ओके। Yeah, let me go to the next point. There are 4 elements of a good blog post. एक जो 4 एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स है, अगर हम कोई भी ब्लॉग, किसी भी तरह के ब्लॉग्स लिखते हैं तो हमें ये 4 एलिमेंट्स की बहुत जरूरत होती है एक ब्लॉग को पोस्ट करने से पहले। अ क्लियर सब्जेक्ट। क्लियर सब्जेक्ट क्या होता है? कोई जवाब देगा? नो आइडिया। सिम्पसन, मैंने बोला था सिर्फ वो वाले क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हो। ओके ओके। ओह माय गॉड, क्लियर यू आर वेरी सब्जेक्ट। सिंसियर। अरे क्लियर सब्जेक्ट जैसे अब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया जो किसी से मतलब ट्राई ऐसा करना है कि किसी और से लिंक ना हो उसका। परफेक्ट। क्लियर सब्जेक्ट वो होता है कि जिसमें कि हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है अपना। ठीक है, हमें एक, जैसे हमें बोला गया है एप्पल के बारे में लिखना है तो सिर्फ हमें अपना जो सब्जेक्ट है एप्पल, सिर्फ हमको उसी के बारे में लिखना है। एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है कि हाँ ये एप्पल किस तरह दिखता है, क्या है इसके फीचर्स, क्या है। हमें सिर्फ एक के ऊपर फोकस करना है, हमें बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है। राइट। सेकेंड, अ ग्रेट हेडलाइन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लॉग पोस्ट करने में। हेडलाइन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और जितने कम वर्ड्स में अगर आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, मेक इट। क्योंकि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आपने उसकी हेडलाइन बहुत बड़ी लिखी है या बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक वर्ड्स यूज किए या बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड्स यूज किए हैं, तो आप भूल जाओ कि वो ब्लॉग कोई पढ़ेगा। कोई भी नहीं ब्लॉग पढ़ेगा। हमेशा एक ग्रेट लाइन चूज करना जो स्ट्रांग हो, जो पंची लाइंस हो, अट्रैक्ट कर सके रीडर्स के अटेंशन को। ठीक है। मैम, हम्म? नहीं, तो अट्रैक्टिव मतलब कोई एक एग्जांपल दीजिए, लाइक इस टेबल को देख के हम लोग क्या हेडिंग बना सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो, जो किसको? इमेजेस है उसको देखकर। यहाँ पे जो इमेजेस दिख रहा है उसको देख के हम लोग मतलब क्या अट्रैक्टिव हेडिंग बोल सकते हैं, क्या बना सकते हैं इसको देखकर? हम इस पे क्या ब्लॉग लिखेंगे राजेश, आप ये बताओ मुझे पहले। कोई भी अट्रैक्टिव जो हेडिंग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग लिखेंगे हम लोग। हेडिंग डिसाइड करते हैं ना। मैं मेन फैशन टिप्स पे बताऊं? हाँ, मैं मेन फैशन टिप्स पे बताऊं? क्या? ओह माय गॉड, मेन फैशन टिप्स के बारे में सुना है? हम्म। यस। तो अगर मुझे उसके ऊपर, सुना या है। आप सब मुझे बताओ, अगर हमें उसके ऊपर ब्लॉग लिखना है तो हम उसके लिए क्या हेडलाइन देंगे कि वो अट्रैक्टिव लगे? क्या हम लिख देंगे मेन फैशन टिप्स, कोई आएगा हमारे ब्लॉग पढ़ने? नहीं है। तो हम उसके लिए क्या है कैची लाइंस यूज कर सकते हैं? वही तो मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मतलब कैसे मैं तो अट्रैक्टिव बता बनाए। दूंगी राजेश, मैं तो बता दूंगी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप क्या बना सकते हो? आप एक बार मुझे मुझे तो बताओगे तो तब मैं आपको बताऊंगी मुझे तो ना। बनाना नहीं आता, मुझे तो ओके, नहीं आता कुछ। ओके, समवन एल्स वांट टू ट्राई? जैसे कि आई गेस top 5 tips on how to look even more attractive. फर्स्ट तो सिंपल, इवन, इवन वर्ड इज नॉट सो गुड फॉर हेडलाइन, हम यूज नहीं कर सकते। और मैंने बोला ना हमेशा शॉर्ट और सिंपल रखना है। Okay. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं For 5। dashing, डैशिंग यूज कर सकते हैं, गुड, गुड।
गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड। सी, हमें ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं। डैशिंग जैसे सिम्पसन ने बोला वो भी बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे मेन फैशन टिप्स के बारे में हमें लिखना है तो अब वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती है। मेन फैशन टिप्स के अंदर बहुत सारी होती है। अभी हमें उनके ड्रेसिंग सेंस या हेयर स्टाइल या किस चीज के बारे में लिखना है, हमें पहले वो देखना होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ पूरा मेन फैशन टिप्स के बारे में ही बोल रही हूँ। राइट इट लाइक दिस, 5 और 10 बेस्ट मेन फैशन टिप्स just give me a minute। इन इंडिया। नो, इन इंडिया नहीं। अगर आप इंडिया लिख दोगे तो वो सिर्फ रैंक करेगी इंडिया में, बाहर के लोग उसे नहीं करेंगे, चूज पसंद नहीं करेंगे। फॉर यंगस्टर 2022 ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ 2022 गुड। या यंगस्टर्स नहीं लिख सकते निखिल, बिकॉज हमने यहाँ पे मेंस लिखा है ना, अच्छा। मेन फैशन टिप्स डाला है ना, मेन। हाँ, तो मेन के साथ यंगस्टर्स कैसे आ सकते हैं? हाँ वो जवान हो जाएंगे ना। अच्छा, हाँ मतलब यंगस्टर मतलब जवानी है, छोटे बच्चे। अरे 5 बेस्ट मेन फैशन टिप्स in 2021 or 2022, as Simpson said। Rajesh, are you getting my point? Now you have to answer me। Yeah, I got it। See, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, 4 elements of a good blog post। अगर हम मैं आपको ना एंड ऑफ द क्लास मैं एक टिप दूंगी, वो आप देखना तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बताया ये सारी चीजें इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ये स्लाइड देख रहे हो आप, ये स्लाइड अगर मैं सिर्फ 4 वो दे देती, सब हेडिंग्स दे देती और मैं कुछ भी नहीं डालती ऊपर, तो क्या ये कैची लगता? या कोई भी नहीं पढ़ने लगता। आता, कोई भी पढ़ता? नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो मैंने इसलिए लाइन दी है 4 एलिमेंट्स ऑफ अ गुड ब्लॉग पोस्ट, उसके अंदर सब हेडिंग गई है ये, और ये जो सब हेडिंग है इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो मैं आपको इलाबोरेट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, एंड द थर्ड वन इज हुक। अ हुक, हुक क्या होता है? मैम हुक होता है कि जिसके थ्रू हम लोग का अटेंशन बना कर रखे अपने ब्लॉग पर, उन्हें रोक कर रखे। परफेक्ट। एनीवन एल्स? ओके, अ हुक हमें अपने ब्लॉग में एक तो कैची लाइन देनी है, हेडलाइन देनी है, हमें एक हुक देना है अपने ब्लॉग में इस तरीके से कि रीडर कहीं और ना जा पाए। उसको जो एलिमेंट्स चाहिए हमें हमें उसको अपने ब्लॉग में लिख के देना है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, हमें अपने बॉडी का अपने अपने ब्लॉग की जो बॉडी रखनी है, जो कंटेंट रखना है, जो बॉडी पार्ट होता है, उसको हमें इतना सिंपल, रियल और डिस्क्राइब्ड वर्ड्स में रखना है, सेंटेंसेस में या पैरा में, कि वो कहीं और ना जा सके। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिस भी बारे में हम उनको समझाना चाह रहे हैं बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ओके, ओके ओके मैम। फोर्थ वन इज अ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन, ये कौन बताएगा? ब्लॉग के थ्रू कुछ एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। यस, अगर हम किसी भी ब्लॉग के बारे, किसी भी ब्लॉग में लिख रहे हैं ना, कुछ भी ब्लॉग लिखते हैं ना, तो हम एक समरी वगैरह देते हैं, राइट? छोटी सी कंक्लूजन देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंक्लूजन के टर्म्स नहीं लिखने, यहाँ पे हमें नहीं लिखना है कि हाँ हम कंक्लूजन दे रहे हैं या हम समरी दे रहे हैं। हमें
बस पैरा चेंज करके उसे इस तरह लिखना है लाइक देयरफॉर, या जैसे एक जब हम छोटे थे, जब हम आंसर्स लिखते थे, जब आंसर खत्म हो जाता तो हम लास्ट में लिखते थे ना कि हाँ ये मॉरल साइंस में हम लिखते थे जहाँ पे हमें मॉरल वैल्यूज देनी होती थी, राइट? यस मैम। तो ये सोल्यूशन यही होता है। इसका मतलब कि अगर हम अपना जो ब्लॉग लिख रहे हैं, जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं, उसको हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके वो ब्लॉग के बारे में, ठीक है? जिसे पता चले कि हाँ हम जो पर्सनल जो ऑफर कर रहे हैं ब्लॉग में जो ऑफर करना चाहते हैं कंटेंट, वो जो ब्लॉगर्स की जो फीलिंग्स है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम एक्सप्रेस कर पाए इस तरीके से कि जो रीडर है वो कनेक्ट कर पाए। ओके, ओके। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम, नो प्रॉब्लम। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस। नाउ आई टेल यू हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, और फिर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को, तब मैं उसमें बताऊंगी कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। First point is address a compelling topic. What is the meaning of address a compelling topic? अच्छा, मैं एक चीज डाउट पूछूं? हाँ बोलो। सपोज हम लोग किसी अननोन प्रोडक्ट का प्रमोट कर, अभी जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होता है ना, मतलब किसी भी चीज को, मतलब किसी भी कंपनी का एफिलिएट करना है, किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट करना है अपने ब्लॉग में, ठीक है? लोगों को ना वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, न्यू प्रोडक्ट है, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नहीं पता उसके बारे में, ठीक है? एफिलिएटर्स हम लोग को दे चुके हैं कि ये प्रोडक्ट में ये केमिकल्स मिला है, ये ओके ओके मिला है, ठीक है? तो हम लोग क्या कैची लाइन लिखे जो वो प्रोडक्ट को देख के लोग हम लोग के ब्लॉग को क्लिक करें? क्या अभी कैची वो ले? प्रोडक्ट, हाँ, वो प्रोडक्ट है हेल्थ के बारे में, मतलब एक हेल्थ मेडिसिन होता है ना, हाउ टू रिड्यूस फैट, हेल्थ टैबलेट्स होता है जो घर बैठे बैठे आप फेट कमा सकते हो वो टैबलेट्स खा के। ओके, ओके, तो वो टैबलेट को कैसे हम लोग ब्लॉग में पोस्ट सिर्फ कर सकते हैं जिससे एक टैबलेट है या और सारी है? डिब्बी है, मतलब एक डिब्बा है पूरा। एक डब्बा है, सिर्फ एक हम्म, प्रोडक्ट है हेल्थ केयर हाँ, का या और भी है? सिर्फ एक सिर्फ एक। या ओके, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लेट्स रिड्यूस फैट टुगेदर, अच्छा। ठीक है? और अगर ये जो आप ये कैची लाइन लिखोगे ना, आप जब इसको लिखोगे ना, तो उसके बाद जब आप एसईओ करोगे, तो एसईओ में ना आपको ये देखना होगा कि आप ये जो टर्म्स यूज कर रहे हो ना, मेडिसिन या फैट या बेली फैट, कौन से एरिया का ये हाँ, पूरा? बेली फैट। बेली फैट। तो ये आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेट्स रिड्यूस बेली फैट टुगेदर, ओके। ठीक है? तो अभी जो ये आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो है बेली फैट, मेडिसिन, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये ओके। सब जो आपकी कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड्स को आप लेके आप अपना जब ब्लॉग पब्लिश करोगे ना, तो आपका ब्लॉग बूस्ट करेगा जब आप एसईओ कर लोगे अच्छे से इसका। मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में कि कैसे लाइंस लिखते हैं, कैसे H1 टाइटल देते हैं, कैसे H2 टाइटल देते हैं, हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स कैसे डालते हैं, किस तरह के कंटेंट्स डालते हैं, ओके, उसका एसईओ किस तरह करते हैं, राइट। ठीक है? मैंने लास्ट क्लास में योस्ट एसईओ वगैरह के बारे में बताया था, राइट? हाँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे उनका यूज करते हैं। मैं सिर्फ अभी ओके। आपको बेसिक्स बता रही हूँ आज की क्लास में, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया रहे कि ब्लॉग्स लिखते कैसे हैं, क्योंकि कोई ऐसे ही ब्लॉग्स नहीं लिख सकता है। एज आई टोल्ड यू गाइस इन एवरी क्लास, हमें सिर्फ ब्लॉग लिखना नहीं है, हमें ब्लॉग समझ के लिखना है, ओके? ओके। फर्स्ट, address a compelling topic. What is the meaning of compelling topic? जैसे कोई टॉपिक हो गया जिससे बहुत लोग परेशान हैं, सपोज जब भी निखिल ने जो भी बोला एग्जांपल फैट लॉस से लेके रिलेटेड,
बहुत लोग आजकल फैट लॉस नहीं कर पा रहे ठीक से क्योंकि वर्क प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, राइट? तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। गुड। हमें ना जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो तो देखना ही है, लेकिन हमें देखना है कि हमारी एक्सपर्टीज किस में है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है, आपको क्या पता है टारगेट ऑडियंस के बारे में? What do you guys know about target audience? What is the meaning of target audience? जिस ऑडियंस को नीड है वो प्रोडक्ट के बारे में, Exactly. या जिस अब जैसे बेली फैट के बारे में है निखिल, तो आपको क्या लगता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो फैट है, जो मोटे हैं। आपको कैसे पता वो मोटे हैं? मोटे, राइट, हमको कैसे पता? Exactly. तो उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं ना, मतलब कैसे कर सकते हैं? बाय सोशल मीडिया और बाय यूट्यूब या कुछ भी, जैसे कि दिस लोगों इज को पता चले। प्रॉक्सी, दिस अभी इज अ हम लोग, प्रॉक्सी। मैं सिर्फ हाँ, ब्लॉग पोस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कंटेंट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप थ्रू योर ब्लॉग्स आप किस तरह प्रमोट कर सकते हो, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कि आपके जो ब्लॉग्स है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रही है या नहीं। नहीं, इसके बारे में तो नो आइडिया। आप जो ब्लॉग्स लिखोगे ना, वहां पे आप कुछ न्यूमेरिक टर्म्स यूज करना, ठीक है, कि ये इस एज ग्रुप से लेकर इस एज ग्रुप तक के लोग इस मेडिसिन को खा सकते हैं। बेली फैट की जो ये मेडिसिन आप ये जो बेचना चाह रहे हो या लोगों को बताना चाह रहे हो कि ये ब्लॉग में थ्रू ब्लॉग्स आपको वहां पे टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, न्यूमेरिक टर्म्स। ओके, न्यूमेरिक टर्म्स इन द सेंस? लाइक एज और जो भी एग्जैक्टली, वेट, अच्छा, एग्जैक्टली। राइट? एज ग्रुप जो कैटेगरीज होती कैटेगराइज करती है उसको मैं बोल रही हूँ। जैसे कि ये जो आपकी बेली फैट की या मेडिसिन है वो सारे बच्चे तो, ये छोटे बच्चे तो नहीं खा सकते, इवन नहीं वो खा भी सकते, मोटे, राइट। वो बहुत हेल्दी होते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत हेल्दी होते हैं, तो क्या वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नहीं, तो नहीं। आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। जो जिस जिस तरह की आप चीजें ब्लॉग में पब्लिश करना चाहते हो ना निखिल, उसमें ना बहुत ही डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत डिस्क्राइब्ड वे में उसको बहुत डेप्थ वे में लिखना होगा। अगर एक भी चीज आप चूक गए, मान लो आपने एज ग्रुप उसमें डिस्क्राइब नहीं किया, तो क्या पता छोटे बच्चे इसको पढ़ के ओ दिस साउंड सो इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है ये अच्छा है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा है आयुर्वेदिक का, हम ले लेते हैं, और अगर वो खाएंगे तो वो रिएक्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटीज आर सो हाई, राइट और नॉट? राइट, राइट। एग्जैक्टली तो अपने ब्लॉग्स पे हमें हमेशा ऐसे टॉपिक को यूज करना है जहाँ पे, और अगर हमने किसी एक अच्छे टॉपिक को भी यूज कर लिया है, लेकिन हमें एक्सपर्टीज अपनी जरूर देखनी है कि आप उस एरिया में उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो या नहीं हो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, डोंट गो देयर, डोंट राइट अबाउट दैट, नेवर। और अगर राइट कर रहे हो तो गो टू एज मेनी एज वेबसाइट्स, गो एंड चेक, गो थ्रू द वेबसाइट, जितनी हो सके वेबसाइट चेक करो, उनके बारे में डिटेल्स निकालो, उसके बाद आप लिखना। कभी भी अपने मन से मत लिखना है ऐसी चीजों के बारे में। और ऐसी राइटिंग को क्या बोलते हैं, कि किसी गूगल से हमने देखा और फिर चीजों को लिखा, ऐसी राइटिंग को क्या बोलते हैं मैंने बताया था? सिम्पसन, आई वांट आंसर फ्रॉम यू दिस टाइम। एसईओ राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो करके लिखते हैं उसको एसईओ राइटिंग बोलेंगे ना। अरे, ऐसे राइटिंग को क्या बोलते हैं, बोला एसईओ राइटिंग को। एस मुझे एसईओ सुनाई दिया। नो नो, इट्स ओके, फाइन, इट्स ओके सिम्पसन, टेल मी। एसईओ कोई राइटिंग, कोई और है जो बता सकते हैं ऐसी राइटिंग को? मैंने समझाया था फर्स्ट डे। हाँ, ओके, मैं दोबारा समझा रही हूँ, बट मैं क्लास एंड होने तक ना मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। ओके। ऐसी राइटिंग को जो जहाँ पे हम गूगल से चीजों को सर्च करते हैं, देखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम उन टाइप के ब्लॉग्स को लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं एकेडमिक कंटेंट राइटिंग। गॉट इट? यस। या तो एड्रेस अ कंपेलिंग टॉपिक, ये सबको समझ में आ गया? यस। यस मैम। सेकेंड वन इज कम अप विद अ ग्रेट पोस्ट टाइटल। ये मैंने बताया हेडलाइन के लिए बहुत ही कैची होना चाहिए, जो कि अट्रैक्ट कर सके आपके ऑडियंस को आपके ब्लॉग्स की तरफ। ठीक है, कैची टाइटल होना चाहिए हमेशा, सो दैट
रीडर विल हुक देयर, ठीक है। और उनको वो ऐसा पता है आपको क्या होता है, बहुत 3 तरह के रीडर्स होते हैं। एक रीडर्स होते हैं जो कि गूगल पे सर्च करते हैं पहले और फिर ना वो टाइटल देख के तब अंदर जाते हैं। एक होते हैं, सेकंड होते हैं जो कि टाइटल देख के अंदर तो जाते हैं, फिर सिर्फ ना वो ऊपर की चीजें पढ़ते हैं। और जो थर्ड वाले होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं जो कि पूरा ब्लॉग पढ़ते हैं। और वो पूरा ब्लॉग पढ़ने वाले जो रीडर्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं। और वो रीडर्स को हमें अगर अपना ऑडियंस बनाना है, अपना क्लाइंट बनाना है या अपना टारगेट ऑडियंस में उनको कन्वर्ट करना है, तो हम उन्हें कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई कि वो हमारे पूरे ब्लॉग को पढ़े? पूरे ब्लॉग को पढ़े मीन्स कुछ एंड में रखना है, मतलब वो बताना पड़ेगा ना कि read till the end you will see saw that this an नहीं exciting offer or नहीं, something. नो नो। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग, यश यश वांट्स टू से समथिंग आई थिंक। अगर किसी को अगर अपने कंटेंट में हुक रखना है तो ऐसा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो उसके यूज का हो, जिससे उसको कुछ सॉल्यूशन मिले, तभी वो रुकेगा। या माइट बी पॉसिबिलिटीज आर हाई, बट हमें ना अपने ब्लॉग में हमेशा या तो हमें हेडलाइन या नहीं, हमें अपना हेडलाइन और हमें अपना आउटलाइन पोस्ट का ऐसा कमाल का देना है कि वो वहां पे रुक ही जाए। वो जब तक पूरा ब्लॉग ना पढ़ ले, लास्ट में हमें एक कमेंट ना दे दे ब्लॉग। आपको पता है ब्लॉग्स के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे रीडर्स कमेंट कर सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो जब तक वो हमें कमेंट ना कर दे या हमें बैकलिंक्स ना प्रोवाइड कर दे, बैकलिंक्स के बारे में आप लोग को शायद नहीं पता है, आई विल टेल यू। तो अगर हमें वो कमेंट्स ना प्रोवाइड कर दे, बैकलिंक्स ना प्रोवाइड कर दे, तब तक अगर हमें अपने रीडर को अपने ब्लॉग तक रखना है, तो योर ब्लॉग शुड बी प्रेजेंटेबल, योर ब्लॉग हेडलाइन शुड बी वेरी कैची एंड इंटरेस्टिंग, attractive, and the second one is the introduction of your blog is very has to be very impactful. Okay. Okay. Yes. Third one is outline your post. So before you begin writing now, it's a very important thing to outline your post. Outlining your post means uh, your blog should allow the reader the freedom to experiment with structures and forms. It means they can decide, ठीक है, they can decide how you want to lay out your ideas and outline your post in an order to walk reader. मतलब कि आप अपने पोस्ट में, जैसे मैंने बताया ना, हमेशा एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो, ऐसा आउटलाइन क्रिएट करो अपने ब्लॉग में कि जो रीडर हो वो अपनी चीजों को वहां पे डाल सके, लाइक वो समझ सके कि हाँ ये ब्लॉग हमारे ही लिए लिखा गया है, ये हमें इंफॉर्मेशन के लिए ही लिखा गया है। और जब तक मैं ये पूरा ब्लॉग, अभी स्टार्टिंग में अगर ये ब्लॉग इतना कमाल का है, तो आगे ये ब्लॉग की चीजें कितनी अच्छी होंगी, जहाँ पे कि हम अपने रीडर को या अपने ऑडियंस को अपने पूरे ब्लॉग पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अपने ब्लॉग को आउटलाइन जरूर करें, आउटलाइन योर पोस्ट, आउटलाइन योर ब्लॉग so well that a reader could stuck there and read your whole blog. Okay. Okay. फोर्थ वन इज एक्सप्लेन योर कनेक्शन टू द टॉपिक। ये मैंने हमेशा ही बोला है कि कोई भी ब्लॉग लिखना है, टेक्निकल ब्लॉग हुआ, फूड से रिलेटेड ब्लॉग हुआ, हेल्थ केयर से रिलेटेड ब्लॉग हुआ, कोई भी ब्लॉग हुआ, उसको आपको इस तरह एक्सप्लेन करना है कि जहाँ पे आप एक कनेक्शन बिल्ड कर सको टॉपिक से और ऑडियंस से। ठीक है, कभी भी कनेक्शन नहीं हमें हटाना है, ब्रेक नहीं करना है कि हाँ हम स्टार्टिंग में कुछ और बताना चाहते हैं लेकिन हमने बता दिया एंड में कुछ और। स्टार्टिंग में जो ब्लॉग्स होते हैं ना, कोई भी टाइप के ब्लॉग्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में अगर आप उसको पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग में लिखते हो ना, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है। पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग मीन्स इफ यू विल यूज आई इंस्टेड ऑफ एवरीवन, वहां पे बहुत इम्पैक्टफुल कनेक्शन बनता है टॉपिक के साथ और ऑडियंस के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लियर, यूज अ क्लियर लेआउट। क्लियर लेआउट कोई बताएगा? मतलब कुछ कुछ बारी ब्लॉग्स काफी मेसी हो जाती है, पिक्चर्स इधर उधर हो जाते हैं और वर्ड्स इधर उधर रहते हैं, तो क्लीन नहीं लगता।
एग्जैक्टली तो हम उसे किस तरह से क्लियर उस ब्लॉग को क्लियर लेआउट कैसा उसका बना सकते हैं, किस तरीके से। राइट। आ, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको क्लियर लेआउट देना है अपने ब्लॉग का, आपको पता है सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल ब्लॉग्स हैं वो कौन से ब्लॉग्स होते हैं, जिसमें कि शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं और क्लियर टॉपिक्स होते हैं। जिसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं वो वो ब्लॉग्स बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल ब्लॉग्स होते हैं। जिन ब्लॉगर कुछ कुछ बहुत अच्छे जो ब्लॉगर्स हैं जिनको पता है कि कैसे लिखना है, वो ब्लॉगर्स आपको पता है क्या यूज करते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं, ताकि वो ओके। अपनी आइडियाज को सपोर्ट कर सके मेन पॉइंट तक। हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है, हमें शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करने हैं और हमें बुलेट पॉइंट्स यूज करनी है, ठीक है। ओके। सिक्स वन इज, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमें सिर्फ लिखना नहीं है, हमें समझ के लिखना है। तो इफ यू वांट टू बूस्ट योर ब्लॉग, अगर आप चाहते हो आपकी ब्लॉग्स बूस्ट हो, पब्लिश होने के बाद लोग उसे बहुत लव करें, उसे लाइक करें, पसंद करें, बैकलिंक्स डालें उसमें, तो आपको लिखना होगा राइट फ्रॉम योर हार्ट। हमेशा अपने दिल से लिखो, ये नहीं कि हाँ देखा है, बिना चीजों को देखे या पढ़े हम नहीं लिख सकते, नेवर। लेकिन हमेशा राइट फ्रॉम योर हार्ट, राइट, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमेशा कुछ अलग लेके आओ। ओके। कभी भी किसी का छापा हुआ नहीं लिखना है, छापा हुआ लिख सकते हैं क्योंकि वहां से भी हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि हमें शायद आइडिया नहीं होता कि हाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा दूसरों की चीजों को भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने तरीके से लिखना होगा, ठीक है। जब हम छोटे थे, जैसे हमें कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने दिया जाता था, तो क्या हम वो खुद से बना लेते थे पूरा? नहीं, हम पहले जो और स्टूडेंट्स बनाते रहते थे, हम उन्हें देखते थे ना कि हाँ ये, और फिर हम वो छोटे छोटे आइडियाज दूसरे दूसरे लोगों से कलेक्ट करते थे, फिर हम अपना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्राफ्ट बना के देते थे, राइट। यस। तो हमें भी ब्लॉग्स में यही करना है, हमेशा राइट फ्रॉम द हार्ट, बट बिफोर दैट टेक द आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स। Seventh one is purpose solution. Purpose solution, it's very important to have a clear point of view in your blog post, and you have to wrap your post with a clear conclusion or solution. Okay, it should be a problem faced solution. Like अगर आप अपना ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें एक हमें पर्पस डालना होगा, क्लियर सोल्यूशन डालना होगा कि हाँ ये अपना ब्लॉग ना कभी भी ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना है। ब्लॉग को अपने रैप करने से पहले हमें एक कंक्लूजन जरूर देना है। ओके, हमेशा ये नहीं कि हाँ हम एक कंक्लूजन का हेडिंग देके तब कंक्लूजन दे। मैंने आपको पहले भी बताया, कंक्लूजन हम वैसे भी देयरफॉर या नेक्स्ट पैरा करके कंक्लूड करके लिख सकते हैं, जहाँ पे एंड हो जाती है सारी चीजें, पूरी ब्लॉग की चीजें सिर्फ एक पैरा में हम उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस सोल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्लॉग कभी कभी ऐसा होता है ना, एक और भी बहुत टाइप के रीडर होते हैं, जैसे कि मेरे माय काइंड ऑफ रीडर, जब फोर्थ वन कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल खराब कैटेगरी में, कि आप कोई ब्लॉग जाते हो पढ़ने, आप अगर ना ब्लॉग पूरा पढ़ के, आप अगर कंक्लूजन पढ़ के आपको लगता है कि आप कंक्लूजन पढ़ के आप लिख सकते हो या समझ सकते हो, मैं उस वाले रीडर में आती हूँ। तो मेरे जैसे रीडर्स को चाहिए होता है कि हाँ अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं पूरे ब्लॉग ना पढ़ के सिर्फ कंक्लूजन पढ़ के अपनी चीजों को आगे लिख सकती हूँ या समझ सकती हूँ। तो हमेशा आप अपने ब्लॉग में एक कंक्लूजन या पर्पस सोल्यूशन जरूर देना। ओके, ओके। एट्थ वन इज कंसीडर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ब्लॉग पब्लिश करने से पहले आपको एसईओ करना ही पड़ेगा अपने ब्लॉग का। अगर आप अपने ब्लॉग का एसईओ नहीं करते हो, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स रहेंगी, उसमें एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, ये सब की मिस्टेक्स रहेंगी, और जो कि आपकी ब्लॉग को रैंक करने में बहुत प्रॉब्लम देगा, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स की प्रॉब्लम होगी। जब मैं आपको सामने करके दिखाऊंगी ना, तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। फोर्थ वन इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीड मैंने बहुत बार समझाया है, आई वांट यू गाइस टू टेल मी दिस टाइम।
कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा। What is the meaning of proofread? आज मेरे को जब नो तक कोई आइडिया। प्रूफ रीड नहीं, आई वांट आंसर। अभी मेरे को प्रूफ रीड अगर कोई नहीं समझाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। एंड नो वन इज गोइंग टू गूगल। अगर किसी ने गूगल किया, मैम प्रूफ रीड मतलब कि जो लिखा है उसे एक बार चेक कर लेना और उसे वापस से देखना कि सही गलत क्या है उसमें। एनीवन एल्स? यस मैम, मैं तो बोल सकता हूँ बट नहीं, नो आइडिया। मैंने प्रूफ रीड कितनी बार आप लोग को समझाया है। प्रूफ रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग को, एक ब्लॉग लिखने के बाद क्या आप क्या पब्लिश कर दोगे तुरंत? नो मैम। कभी नहीं, कभी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप कर दोगे तो कभी मत करना प्लीज। ये आपके ब्लॉग की रैंकिंग को एकदम डाउन कर देगा। प्रूफ रीड हमेशा करना है। ब्लॉग लिखने के बाद हमें देखना है कि हमारे ब्लॉग में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत बड़े पैराग्राफ लिखे, हम उसे रिफ्रेश करके छोटा कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक ऑप्शन बताया था, क्विलबॉट। डिड यू गाइस रिमेम्बर? मैम क्विलबॉट ग्रामरली स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए, सेंटेंसेस के जो भी है। Exactly. I told you guys earlier, and no one is answering me right now. No one is answering me what is the meaning of proofread. Instead of one person, Yash. Why so? Proofreading is a very important part in writing a blog or writing anything. If you write a small caption, though you need a proofreading. Sometimes for one small caption, you need rephrasing, and for that you have to do proofread. Now you guys understand what I'm saying, यस मैम, and how much this proofread is important. वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। yes. Now you just stop, and I want answer. Tip of the day: always try to use numbers in your headlines of the blog. जैसे कि हम जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं ना, अगर आप उसकी हेडलाइन में अगर नंबर्स, न्यूमेरिक टर्म्स डालते हो, लाइक 1 2 5, 5 बेस्ट, 10 टॉप 10, तो वो आपके ब्लॉग्स को पब्लिश होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि लोग हमेशा जब भी सर्च करते हैं ना, तो टॉप 10, टॉप 5 या बेस्ट 5 ऐसे करके चीज़ें डालते हैं। अगर उनको कोई बेस्ट 5 प्रोडक्ट्स यूज़ करना होता है, बेस्ट 5 या टॉप 10 एसेसरीज या कोई भी चीज़ें यूज़ करनी होती है या चूज़ करनी होती है गूगल पे, वो टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 15 करके ही डालते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ headlines in a numeric term. Okay, and I यस have given some 3 bingo points also. Keep it conversational. कभी भी अपने ब्लॉग में ना सिर्फ लिखना नहीं है, इस तरीके से लिखना है जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन चल रही है। वहां पे एक हम ब्लॉग में अपने टॉक शो प्रेजेंट कर सके। वो एग्जैक्टली टॉक शो नहीं होगा, बट वो एक कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में होगा कि आपकी रीडर को लगे कि या जिसने लिखा है ब्लॉग वो हमसे बात कर रहा है, वो हमसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज यूज रिसर्च ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं आप उसको रिसर्च करो कीवर्ड प्लानर में, और बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल है। उस पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं आप उसको सर्च करो और यूज दोज कीवर्ड्स इन योर ब्लॉग्स। आप जहाँ पे जैसे मान लो एक है एप्पल, या एक एग्जांपल ले लो बॉटल। ये एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, आप जो टॉपिक लिख रहे हो उसके लिए ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कीवर्ड है, एप्पल या बॉटल। तो यूज दीज टू कीवर्ड्स इन योर ब्लॉग्स एज मच एज यू कैन। ओके, and the third one is cut down walls of text. What is the meaning of wall of text? I'm not going to ask you guys because you guys are not answerable properly today in today's class.
So I am very disappointed. So I don't want any answer from you guys. I'm just explaining. Cut down walls of text. Wall of text वो होता है कि जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े पैराज लिख देते हैं, उसकी एंडिंग पॉइंट हम भूल जाते हैं, लिखने में इतना इतना मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एंडिंग भी करना है हमें एक सेंटेंस का या एक पैरा का। किसने म्यूट नहीं किया, प्लीज म्यूट। तो कट डाउन वॉल ऑफ टेक्स्ट ये होता है कि जहाँ पे हम अपने पैरास को शॉर्ट करते हैं, जितना हो सके छोटा करके लिखते हैं सेंटेंसेस को, पैरास को, ताकि वो रीडेबल हो, उसकी रीडेबिलिटी हाई हो, और वो नेक्स्ट पैरा तक पहुंचने के लिए रीडर को पुश कर सके। गॉट इट? यस ओके, यस मैम। ओके, या थैंक यू सो मच, आई एम डन। किसी कोई क्वेश्चन है? नो।